हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस किस दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है और उनके लक्षण क्या होते हैं। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं और अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी बात बता दूँ कि जिस बुक के लिए हमने आप इस कंटेंट के लिए लिया है वो है संजय बीएड प्रश्न बैंक, और वहाँ से अगर आपको बुक है तो आप वहाँ से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। ये 2016, 2017 और 19-18 में आया हुआ है। अब विशिष्ट बालकों की प्रकृति को समझाते हुए बालकों की विविधताओं को स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, परिभाषित करते हुए विशेषताएँ बताइए। या फिर बालकों में विविधताओं के क्या कारण हैं। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बालकों में विविधताओं के क्या लक्षण हैं, विवरण दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बालकों में विविधताओं के लक्षण और विवरण दीजिए। ये विविधताओं के लक्षण भी ऐसे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 3 या 4 प्रकार से क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो कह रहे हैं कि विविधता से तात्पर्य अनेक प्रकार की विविधताओं से है। औपचारिक अर्थ में विभिन्न तथ्यों में अंतर ही विविधता है। बात को बहुत गहराई से समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि विभिन्न तथ्यों में अंतर ही विविधता है। यद्यपि विविधता प्राय लिंग, जाति, धर्म, आयु, शिक्षा, रंग, अक्षमता की दृष्टि से पाई जाती है। विविधता के आयामों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, अभिन्यास, यौन, संस्कृति, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता आदि स्थितियाँ सम्मिलित इसमें होती हैं। अब देखो, इसमें एक समझने वाली बात क्या है। हमने तो इसमें ये जान लिया कि ये चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं विविधताओं के अंतर्गत। लेकिन अगर हम विशिष्ट बालक का अर्थ समझें तो उसका अर्थ सही मायने में क्या होगा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को अपवादी बालक भी कहते हैं। साधारणतः वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, विशिष्ट या विविध आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बात कही है इन्होंने। साधारणतः वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, वे बच्चे विशिष्ट कहलाते हैं या फिर विविध आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट क्लास में है और उसके सभी साथी फर्स्ट क्लास में हैं और उस बच्चे में एक में कुछ अलग सीखने की ललक ज़्यादा है या फिर वो अन्य बच्चों से ज़्यादा सीखता है, ऑब्जर्वेशन उसका पावर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वह बच्चा एक विशिष्ट बालक कहलाएगा। अब आगे इन्होंने और क्लियर किया है, ये बालक प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन बालकों की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यताएं एक दूसरे से अलग होती हैं, है ना। स्पष्ट बात इन्होंने यहाँ पर बताई है कि इनकी जो योग्यताएं हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ बालक कार्य करने में इतने कुशल एवं तीव्र होते हैं कि अन्य बालकों से आगे निकल जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपके लिए। व कुछ इतने ढीले व कमज़ोर होते हैं कि वे पिछड़ जाते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार की शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो आपने यहाँ पर ये सीखा और ये जाना कि विशिष्ट बालक वो बालक है जो कि अपने सामान्य साथियों से कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ भिन्नता है। अब हैक नाम के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या मीनिंग दिया है इसका, उनके अनुसार क्या उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है ना। यानी कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। उसमें कई सारे गुण ऐसे होंगे जो सामान्य बच्चों में नहीं होंगे। बात क्लियर हुई ना। ये हैक ने कही थी। अब रेवर तथा रेवर के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने ये यहाँ पर बात बताई कि असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है, उसका तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली
बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने जो बात कही है वही बात इन्होंने कही है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक नई बात क्या कही है, इन्होंने ये बात कही है कि जो अत्यधिक प्रवीण बच्चे हैं और प्रतिभाशाली बालक हैं उनसे, और जो निम्न बुद्धि हैं और अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त हैं, यानी शिक्षण कई सारी विधियां हैं उनसे वो असमर्थ हैं, उनसे वो बच्चा अगर अलग है तो वो बच्चा भी आपका विशिष्ट बालक है। आगे के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या समझाया, देखो समझाने की क्या कोशिश की है इन्होंने, देखिएगा। अब ये क्रो हैं, क्रो ने क्या बताया, मैं आपको बताता चलूँ साथ ही साथ कि आपको अपने एग्जाम में जितने भी ये विशेषज्ञ हैं इनका 1-2 आपको उनके नाम ज़रूर लिखने हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। अब क्रो ने क्या बात बताई कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण रखने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखो इनकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप इसको याद रख सकोगे। जैसे कि ये है क्रो के अनुसार, क्रो और क्रो के अनुसार। अब क्रो मीन्स होता है कौवा। अब जब कौवा काँव काँव करता है तो उसका ध्यान, सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्रो ने क्या बात बताई कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या रखने वाले व्यक्ति पर लागू होता है, यानी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बात किसने बताई थी, क्रो और क्रो ने। तो विशिष्ट बालक वो कहलाएगा जिसमें कुछ अलग से कोई विशेषता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का, अपने अन्य साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब उपयुक्त परिभाषा के आधार पर विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टियों से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या अनुदेशन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो विशिष्ट बालक होंगे वो बौद्धिक और शारीरिक, शरीर में भी, सामाजिक दृष्टि से भी, संवेगात्मक, किसी चीज़ को जल्दी सीखना और तुरंत ही उसका आकलन कर लेना, ये इतने भिन्न होते कि इन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या अनुदेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि आखिर विशिष्ट बालकों के लक्षण क्या हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो देखो इनकी जो प्रकृति और विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जैसा कि अभी हम इस चीज़ को जान चुके हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक प्राय विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। अब देखो जो एग्जाम में चीज़ें पूछ ली जाती हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विलक्षण प्रतिभा से युक्त कौन होते हैं, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, या फिर कोई अन्य बालकों का वो ग्रुप दे देंगे, वहाँ से वो चीज़ें पूछ लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि विलक्षण प्रतिभा से युक्त जो होते हैं वो विशिष्ट बालकों की प्रकृति है और असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। वो ऐसा व्यवहार करेंगे जो साधारण बच्चे नहीं कर रहे होंगे। तीसरा पॉइंट, ये भिन्नता सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों को प्रकार की हो सकती है। अच्छा, जो विशिष्टता है उनमें वो नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। यानी कि बच्चा किसी चीज़ के लिए लगातार, अगर वह है जैसे कि कोई बच्चा है वो लगातार गलतियां कर रहा है ना, अन्य बच्चों की अपेक्षा। मान लीजिए कोई बच्चा कि सीखने की बजाय किसी काम को हमेशा उल्टा ही करता है, तो वो बच्चे में क्या है, वो निगेटिविटी है, यानी कि नकारात्मकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब विशिष्ट शिक्षा की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि कोई बच्चा है जो सामान्य बच्चा है वो तो गिनतियों को सीख ले रहा है, लेकिन जो इस प्रकार के विशिष्ट बालक होंगे उसको, यानी कि उसकी बुद्धि में इतनी कमी है, इतनी धीमे से वो चीज़ों को सीख पाता है कि उसे बहुत जल्दी गिनती सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर बात बताई गई है कि ये भिन्नता जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो जो एक बच्चा जल्दी सीख ले रहा है, एक बच्चा बहुत देर में सीख पा रहा है,
तो ये जो भिन्नता है उसमें वो नकारात्मक दृष्टि की है, और जो जल्दी सीख ले रहा है वह सकारात्मक दृष्टि की है। अब यहाँ पर उनके लिए क्या, विशिष्ट बालकों को क्या विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब आपने देखा होगा जैसे कि वो अलग से वो आया करती थी और उसमें वो हुआ करती थी, अलग से गोलियां सी हुआ करती थी, तो बच्चा गिना करता था, 1 इधर कर देता था, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से उसका जो सीखने की अधिगम की शैली जो है वो उसमें मदद करती है। अब 5वें पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन, आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छा, जितने भी बच्चे आपके विशिष्ट बालक होंगे, उन्हें योग्यता एवं क्षमताओं का विकास अगर उनका करना है तो उनके उचित समायोजन और उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है ना। कोई बच्चा ज़्यादा लंगड़ा लूला है, मान लो कोई बच्चा अपंग है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें साधन जुटाने होंगे उसको सीखने के लिए। तो वही बात बताई है इन्होंने कि जो उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास के लिए, उचित समायोजन एवं वृद्धि एवं विकास के लिए उसकी देखभाल की आवश्यकता होगी। विभिन्न आवश्यकताओं के कारण इन बालकों को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। अब विभिन्न आवश्यकताओं के कारण है, अब मान लो कि कोई बच्चा विशिष्ट बालक है, तो विशिष्ट बालक जो है, मान लो कि कोई लंगड़ा बच्चा है, तो वो अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न है ना, क्योंकि उसमें क्या बात बताई है कि विशिष्ट बालक जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो उसमें इंक्लूड की गई हैं कि भैया उसमें कौन कौन सी चीज़ें, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता स्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। हर एक चीज़, संस्कृति, यौन, अभिन्यास, भाषा, लिंग, धर्म, हर एक चीज़ से वो अगर अलग, इनमें से कुछ भी चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं तो वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात बताई है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट बालक जो होते हैं वो उनकी कई भिन्न आवश्यकताओं के कारण इन बालकों को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लो कोई बच्चा एक प्रकार से उसे कम दिखाई देता है या फिर वो अंधा है, तो जो अन्य सामान्य बच्चे हैं वह जब क्लास में बैठेगा तो वो उससे थोड़ा भेदभाव कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसके लिए वातावरण में समायोजन करने में उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक प्राय शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विविध आवश्यकता वाले होते हैं। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले क्या होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विविध आवश्यकता वाले होंगे। क्यों होंगे, विशिष्ट बच्चे हैं ना। अच्छा, और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट सेवाएं, देखभाल एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है। मान लो कोई बच्चा लगातार किसी चीज़ में फेल हो रहा है और उसके लिए लोग चिढ़ा भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसकी देखभाल की तो आवश्यकता होगी, साथ ही साथ उसके सहानुभूति की भी आवश्यकता होगी। उसे कोई दुख और तकलीफ है तो उसके लिए सहानुभूति की आवश्यकता होगी। देखिएगा, ये जो प्रश्न हैं वो आपके बहुत एक लंबे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अगर आप याद करने के बारे में सोचेंगे तो याद नहीं हो सकते, इनको आपको समझना होगा। और चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तब आप लिख भी पाएंगे, और जब लिख लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करें, ना कि उनको लिखने का, ना रटने का। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बीच में वीडियो को रोक सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए ये जो विशिष्ट बालक का जो ये कॉन्सेप्ट है वो पूरा करा के मानेंगे। तो चलिए, अगर आपने पानी वगैरह पी लिया है तो हम शुरू करते हैं। अब देखिएगा, इसमें विशिष्ट बालकों की विविधताओं के कारण क्या हो सकते हैं, क्या कारण होते हैं जो कि ये बच्चे विशिष्ट हो जाते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकताओं को सीखने कठिनाइयों के कारण हो सकते हैं, जैसे कि संप्रेषण की समस्या, बोलने में देरी, भाषा, सामाजिक एवं भाषा व्यवहार में देरी तथा संचार की समस्या। वो आपस में बोल भी नहीं पाए, चीज़ों को समझ ना पाए। बालकों में इस प्रकार की विविधता के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जन्म से पूर्व और कुछ कारण जन्म के बाद बालक में असामान्यता तथा अथवा अक्षमता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। अब देखो, इसमें कई सारे मुद्दे निकल के आएंगे कि बच्चा जो है वो विशिष्टता की श्रेणी में क्यों जाता है। पहले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म से पूर्व कोई भी बच्चा अगर है, मान लो कि विशिष्ट बालक है, तो जन्म से पूर्व उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे बच्चे के जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में उसका भरण पोषण होता है, अतः माँ के किसी संक्रमण या बीमारी का भी शिशु पर प्रभाव पड़ता है। यदि गर्भावस्था में माँ को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है तो बालक में कुछ कमियां रह जाती हैं,
जिसके कारण बालक में शारीरिक व मानसिक अक्षमताएं आ जाती हैं। अब देखो शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं क्यों आएंगी, उसका कारण समझ में आ गया होगा आपको। उसका मेन कारण बस यही है कि जब माँ को ही भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो बच्चे को कहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि पहला रहता है कि जन्म से पूर्व जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जब वो माँ के गर्भ में है और उसको सही पोषण नहीं मिल पाया है, तो उसके जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही अक्षमताएं आ जाती हैं, क्योंकि उन सब की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब देखो जन्म के समय भी कंडीशन कुछ बदल सकती हैं। जन्म के समय क्या कंडीशन बदल सकती हैं? बच्चे के जन्म के समय कुछ भी कारक ऐसे होते हैं जिनके बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कौन से कारक होते हैं? जैसे मस्तिष्क को समुचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतकों, रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक में असामान्यता एवं अक्षमता दिखलाई देने लगती है। मानसिक अक्षमता या कमी के रूप में बालक में उसी प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी बालक शारीरिक रूप से विकलांग भी हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। मान लो कि बच्चा जब जन्मा है, यानी कि जन्म के समय, अब उसका जन्म तो हो गया, लेकिन कई सारे ऐसे तत्व हैं, जैसे उसका जो मुंह है, मुंह की सफाई नहीं हुई, उसकी नाक में कुछ भरा हुआ है। अब उसके लिए समुचित रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो जो हमारा जो मस्तिष्क है उस पर समुचित ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, और जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो जो तंत्रिका ऊतक है उसके लिए ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उस टाइम पे, तो वो कमज़ोर हो जाएगा और रीढ़ की हड्डी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो सीधा ज्वाइंट होता है इस रीढ़ की हड्डी से। तो यहाँ से भी बच्चे में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी बालक शारीरिक रूप से विकलांग भी हो जाते हैं। इसका कारण बस यही है। अब देखो जन्म के पश्चात की अगर हम बात करें, जन्म जब हो गया है, जन्म के पश्चात यदि बालक की पूरी तरह से देखभाल ना की जाए तो बच्चे में अक्षमताएं विकसित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? जैसे कि उसके शारीरिक अंगों के साथ साथ यदि उनकी आँखों की उचित साफ सफाई ना की जाए तो उनके अंधे होने की संभावना बढ़ जाती है ना। जन्म के पश्चात अगर उसकी साफ सफाई नहीं करोगे तो आँखों में कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो क्या होगा? अंधेपन आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण भी बालक विकलांग हो सकते हैं। जैसे कि सड़क दुर्घटना किसी भी बालक के लिए घातक हो सकती है, जिससे बालक बहरा, अंधा एवं मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है। कभी कभी बालक का गलत उपचार भी पूरी तरह से विकलांग बना देता है। मान लो कि एक्सीडेंट हो गया है, अब उसकी हड्डी जुड़नी चाहिए थी किसी प्रकार से, अब जुड़ गई है अलग तरीके से, तो वो बच्चा विकलांग हो जाएगा। उसकी जो शारीरिक भिन्नता आ जाएगी उसके अंदर, है ना। तो सड़क दुर्घटना में भी ये जो विशिष्ट बालक है इसके कारण वह हो सकता है। अब तीसरी बात हम करते हैं कुपोषण के बारे में, ठीक है। यदि बालक को उचित पोषण ना प्राप्त हो, वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जैसे कैल्शियम की कमी के कारण, अस्थि विकृतता तथा आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण बालक में घेंगा रोग, है ना। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हमें ये समझना होगा कि कुपोषण जो है, कुपोषण कब होगा? जब हमें सही से पोषण प्राप्त नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी से क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और जैसे शरीर के विकास में जो गति है वो रुक जाएगी। विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण बालक में क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा। शारीरिक मानसिक विविधता के प्रमुख कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से कई सारे कारण हैं जिसके कारण बच्चे में विशिष्टता की तरफ जो कदम है वो बढ़ जाता है। अब देखो कुछ कारक हमारे वंशानुक्रम होते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम कारक क्या होते हैं? जैसे कि बालक कभी कभी अपने माता पिता से भी अक्षमताएं या कमियां प्राप्त कर लेता है। इन वंशानुक्रमीय कारकों से ही वह गूंगा, बहरा, मूर्ख तथा मंदबुद्धि हो सकता है। इन सभी अक्षमताओं के कारण वह विशिष्ट आवश्यकताओं पूर्ण बालक बन जाता है। देखिएगा, एक पढ़ाई लिखाई में आपके लिए एक बेहतर पॉइंट ये मिल सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप होने जा रहे हैं, या फिर आप रिलेशन आपने बना लिया है और आगे आप किसी को सजेशन देना चाहें, तो आप ये बता सकते हैं कि भैया बच्चे की जो मम्मी है ना, जो लड़की को देखा जाएगा, तो भाई उसको विशेष रूप से इसको देख ले कि उसमें ये कमी तो नहीं है, कहीं वह गूंगी तो नहीं है, बहरी तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है, मंदबुद्धि तो नहीं है। तो इसका कारण भी बच्चों में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं
कि बालक कभी कभी अपने माता पिता से भी अक्षमताएं कमियां प्राप्त कर लेता है। इन वंशानुक्रम कारकों से ही वह गूंगा, बहरा, मूर्ख तथा मंदबुद्धि हो सकता है। इन सभी अक्षमताओं के कारण वह विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण बालक बन जाता है। और जब विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण बालक बन जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए विशेष प्रकार के क्या चाहिए, विशेष प्रकार के उसके लिए सुविधाएं चाहिए। अब हम बात करते हैं संक्रामक रोग के कारण। ठीक है, कई सारे संक्रामक रोग भी हो सकते हैं। तो यदि बालक संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो हो ही जाएगी कम और बीमारियों से घेर लेंगी। यदि बालक को पूर्णतः संक्रामक रोगों के प्रति कोई प्रतिरक्षित नहीं किया गया है तो वह क्या होगा, मैप से ग्रसित हो जाएगा, जो श्रवण क्षमता और पोलियो हो सकता है, जिससे बालक अत्यंत कमजोर हो जाएगा और बालक में अलग अलग प्रकार के कई सारे रोगों के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये कई सारे संक्रामक रोगों का भी कारण हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आगे स्वलीनता के बारे में, देखो स्वलीनता जो है, जिसे हम ऑटिज्म बोलते हैं, बालकों में स्वलीनता की समस्या को संचार की समस्या के रूप में लिया जा सकता है। अब संचार व्यवस्था क्या होती है, संचार होता है किसी की चीज़ को हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, उसे हम कहते हैं संचार, है ना। तो इस कंडीशन में कुछ संचार की समस्याएं बहुत अलग होती हैं, जिसके द्वारा स्वलीनता विकार तथा संप्रेषण में समस्या आती है। कल्पना करना तथा सामाजिक संपर्क आदि उत्पन्न करना। डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक भी संप्रेषण करने में समस्या को अनुभव करते हैं। अब ये जो है डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया नाम का जो रोग होता है, उसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वह कम्युनिकेट नहीं कर पाता सामने वाले इंसान को, है ना। तो उसके अंदर ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर जो सामाजिक संपर्क है उसकी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब अंत में हम लास्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, अंतस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, इसमें अंतस्रावी ग्रंथियों में अनुचित स्राव से बालक विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक कमजोरियों से ग्रस्त हो जाते हैं। यदि बालक की थायराइड ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकती है। उपरोक्त सभी कारण बालकों की विविधता हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो थी आपकी कुछ विशिष्ट बालकों को लेके, हमने इसमें पॉइंट्स कवर किए, क्या विशिष्ट बालकों की विविधताओं के कारण क्या हो सकते हैं और विविध विशिष्ट बालकों की प्रकृति एवं लक्षण क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने इसमें जाना कि विशिष्ट बालक जो है उनकी अर्थ क्या होता है विशिष्ट बालक का और परिभाषाएं क्या होती हैं। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में हमने क्या बात कही थी कि इसमें जितनी भी जो चीज़ें इसमें शामिल हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो विशिष्ट बालक को लेके अगर आपको कुछ भी अभी भी समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम आपको इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।